अब हम जानते हैं संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि के विषय में। व्यंजन संधि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि व्यंजन की संधि, जहाँ व्यंजनों का योग हो रहा है, जहाँ व्यंजनों का मेल हो रहा है, ऐसी संधि व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर संधि में स्वरों का मेल था, व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन है तो जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत जमा नति, उन्नति। आप देख रहे हैं यहाँ उत जो इस पूर्व पद है, यहाँ पर त हल चिन्ह के साथ है, अर्थात यहाँ स्वर उपस्थित नहीं है। इस कारण से यहाँ व्यंजन है, ये त स्वर नहीं है, यहाँ पर व्यंजन स्वर रहित त है। तो त जमा नति का अ, यहाँ पर अ है क्योंकि न हलचिन के साथ जमा अ न बन रहा है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ जो व्यंजन है इसके बाद जिस स्वर का प्रयोग हुआ है या व्यंजन का प्रयोग हुआ है उसके बाद में जो परिवर्तन आ रहा है वह व्यंजन संधि कहलाएगा। जगत जमा ईश जगदीश, तत् जमा लीन तल्लीन, सत जमा उपयोग सदुपयोग। अब इसके कुछ प्रमुख नियम हैं जिनकी जानकारी आप प्राप्त करें। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग क्या है? जब आपने वर्ण के विषय में पढ़ा था तब आपने जाना था कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्णमाला के अनुसार ये 5 वर्ग बटे हुए हैं। इस प्रकार ये जो 5 वर्ग हैं इनमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस आधार पर वर्ग में ये सभी वर्ण व्यंजन सम्मिलित हैं। ये क वर्ग में क ख ग घ ञ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस प्रकार से ये प्रत्येक वर्ग के अनुसार ये 5 व्यंजन यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। और इस वर्णमाला के अनुसार और संधि के पहले नियम के अनुसार वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प, इस पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन अर्थात तीसरा क्या है? क वर्ग का तीसरा व्यंजन है ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का ब। देखिए, जब पहले वर्ण का तीसरे के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आए, यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा क्या है? जो हमने जिन पर गोला लगाया वो है तीसरा और इसके साथ वाला है चौथा। तो तीसरा या चौथा ग, घ, ज, झ, ड़, ढ, द, ध, ब, भ। तो तीसरा या चौथा व्यंजन या य, र, ल, व, ह, तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह, या कोई स्वर आए या उसके पश्चात कोई स्वर आए, यानी कि पहले वर्ण के बाद क, च, ट, त, प के बाद यदि तीसरा या चौथा वर्ण या कोई व्यंजन या य, र, ल, व, ह आए तो ऐसी स्थिति में पहले का तीसरा हो जाता है, अर्थात पहला वर्ण जो है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क वर्ग क के बाद
यदि कोई अन्य स्वर आ रहा है या तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है या यर अलावा ह आ रहा है तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में, च परिवर्तित हो जाएगा ज में, ट हो जाएगा ड में, त हो जाएगा द में और प हो जाएगा ब में। उदाहरण देखते हैं, क का ग में परिवर्तन, जैसे दिक जमा अंबर। अब यहाँ क के स्थान पर ग का प्रयोग हुआ है, क जो है वो ग में परिवर्तित हो गया। दिक जमा अंबर दिगंबर, वाक जमा जाल वाक जाल, दिक जमा भ्रम दिग्भ्रम, वाक जमा ईश वागीश, दिक जमा गज दिग्गज, दिक जमा दर्शन दिग्दर्शन, वाक जमा दत्ता वागदत्ता, वाक जमा दान वागदान। तो देखा आपने कि सभी उदाहरणों में क के स्थान पर ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि क के बाद कोई स्वर, जैसे यहाँ अ, यहाँ ई प्रयुक्त हुआ है, या तीसरा या चौथा व्यंजन, जैसे यहाँ ज, भ, ग, द या द प्रयुक्त हुए हैं। तो इस कारण से जब क के बाद तीसरा या चौथा व्यंजन उस वर्ग का या कोई स्वर या य र ल व ह आता है तो पहला जो वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे क का ग में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार च का ज में परिवर्तन हुआ है, अच जमा अंत अजंत, अच जमा अंबु अजंबू। फिर ट का ड में परिवर्तन हुआ है, जैसे षट जमा आनन षडानन, षट जमा रिपु षड रिपु, षट जमा ऋतु षड ऋतु। फिर है त का द में परिवर्तन, सत जमा वाणी सदवाणी, सत जमा भावना सद्भावना, सत जमा धर्म सद्धर्म, सत जमा उपयोग सदुपयोग, सत जमा गति सदगति, उत जमा धार उद्धार, उत जमा यम उद्यम, उत जमा गम उद्गम, उत जमा घाटन उद्घाटन, भगवत जमा भक्ति भगवत भक्ति, जगत जमा ईश जगदीश, जगत जमा अंबा जगदम्बा, तत् जमा भव तद्भव, तत् जमा अनुसार तदनुसार, भगवत जमा गीता भगवत गीता। इस प्रकार त का द में परिवर्तन हुआ है, त के स्थान पर सभी स्थानों में आप देख रहे हैं त की जगह द का प्रयोग हुआ है। ये व्यंजन संधि का पहले नियम के अनुसार है। फिर है प का ब में परिवर्तन, अप जमा ज अबज। फिर दूसरा नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि वर्ग के पहले वर्ण, अब पहला वर्ण आपको समझ में आ गया क्या है, क च ट त प। इसका क च ट त प के बाद न या म आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है अपने ही वर्ग के। जैसे क वर्ग का पांचवा व्यंजन वर्ण क्या है, ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ड़, त वर्ग का न और प वर्ग का म। इस प्रकार से ये परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वाक जमा मैं बन गया वांगमय। यदि, क्योंकि यहाँ क के बाद म प्रयोग हुआ है, यदि म या न आए तो वो अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार ट के स्थान पर आ जाएगा ड़, जैसे षट जमा मास षण्मास। फिर है त के स्थान पर न, यदि त के साथ न आने पर या म आने पर भी वो न में परिवर्तित हो रहा है, जैसे चित्त जमा मय चिन्मय, जगत जमा नाथ जगन्नाथ। अन्य उदाहरण देखते हैं, सत जमा मार्ग सन्मार्ग, दिक जमा नाग दिननाग, उत जमा नति उन्नति, उत जमा मत उन्मत, चित्त जमा मय चिन्मय, उत जमा नायक उन्नायक, तत् जमा नाम तन्नाम, उत जमा नयन उन्नयन, प्राक जमा मुख प्रांगमुख, षट जमा मास षण्मास, षट जमा मुख षण्मुख, उत जमा मेष उन्मेष, तत् जमा मय तन्मय, सत जमा नारी सन्नारी, सत जमा मित्र सन्मित्र, सत जमा मति सन्मति।
इस प्रकार आपने देखा दूसरे नियम में पहले वर्ण के बाद न या म आने पर वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। पहले नियम के अनुसार पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा वर्ण या स्वर या य लव होने पर वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और दूसरे नियम के अनुसार पहले वर्ण के बाद न या म होने पर वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम, जो कि है त संबंधी नियम। त व्यंजन के बाद च या छ हो तो च, ज या झ हो तो ज, ट या ठ हो तो ट, ड या ढ हो तो ड, और ल हो तो ल हो जाता है। देखिए त संबंधी नियम, त के बाद यदि च या छ, ज या झ, ट या ठ, ड या ढ, त या ल हैं तो इसमें च, ज, ट, ड, ल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे त के बाद च या छ होने पर च में परिवर्तित हो जाना, सत जमा चरित्र, यहाँ देखिए सत जमा चरित्र, तो त के स्थान पर च बदल गया है। त के बाद क्योंकि यहाँ पर च है, त के बाद च या छ होने पर च में परिवर्तन हो जाएगा, सत जमा चरित्र बन गया सच्चरित्र। जगत जमा छाया, जगत छाया। उत जमा चारण, उच्चारण। उत जमा चरित, उच्चरित। सत जमा चित, सच्चित। उत जमा छिन, उच्छिन्न। शरत जमा चंद्र, शरत चंद्र। फिर है त के बाद ज या झ होने पर, जैसे हमने अभी देखा था त के बाद ज या झ होने पर परिवर्तन हो जाएगा ज में, चाहे त के बाद ज है या त के बाद झ आए तो दोनों स्थितियों में ज परिवर्तन के रूप में आ जाएगा। जैसे जगत जमा जननी, जग जननी, तो यहाँ त के स्थान पर ज आया है। इसी प्रकार सत जमा जन, सज्जन, त के स्थान पर ज आ गया। विप्त जमा जाल, विपजाल। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द में ध्यान दीजिए बच्चों, उज्ज्वल शब्द में हमेशा दोनों ज स्वर रहित आते हैं, इनके साथ अ नहीं जुड़ा होता, दोनों आधे ही आते हैं, उज्ज्वल। अगला शब्द है सत जमा जन, सज्जन। फिर है त के बाद ट या ठ होने पर ट में परिवर्तन होना, तथ जमा टीका, तट्टिका। वृहत जमा टीका, वृहट्टिका। फिर त के बाद ड या ढ होने पर ड में परिवर्तन, उत जमा डयन, उड्डयन। त के बाद ल होने पर ल में ही परिवर्तन होता है, जैसे उत जमा लंघन, उल्लंघन। उत जमा लेख, उल्लेख। उत जमा लास, उल्लास। तत् जमा लीन, तल्लीन। फिर है दूसरा भाग इसका, यदि त के बाद श आए तो त का च तथा श का छ हो जाता है। जैसे त जमा श तो च अरहित च है, फिर है छ, तो त के बाद यदि श आए तो त का च और श का छ हो जाएगा। जैसे तत् जमा शिव, तच्छिव। उत जमा श्वास, उच्छ्वास। सत जमा शास्त्र, सच्छास्त्र। तत् जमा शंकर, तच्छंकर। यदि त के बाद ह आए तो त का द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा। त के नियम में ही त के बाद ह आए तो त का द और ह का ध हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उत जमा हत, उद्धत। पत जमा हति, पद्धति। उत जमा हरण, उद्धरण। तत् जमा हित, तद्धिति। उत जमा हार, उद्धार। उत जमा हृत, उद्धृत। तो इस प्रकार आपने देखा त संबंधी नियम। फिर है छ संबंधी नियम क्या है, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो
छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है, जैसे आ जमा छ आच। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ रहा है, स्वर आ रहा है पहले, उसके बाद छ वर्ण आ रहा है, तो छ से पहले, यानी छ से पहले जहां स्वर प्रयुक्त हुआ था उस छ से पहले च जुड़ जाएगा, जो कि हल चिन्ह के साथ है। इसका मतलब च जो जुड़ेगा इसके अंदर वो अरहित होगा। जैसे वी जमा छेद विच्छेद, संधि जमा छेद संधिच्छेद, अनु जमा छेद अनुच्छेद, स्व जमा छंद स्वछंद, तरु जमा छाया तरुच्छाया, आ जमा छादन आच्छादन, परि जमा छेद परिच्छेद, छत्र जमा छाया छत्र छाया, लक्ष्मी जमा छाया लक्ष्मी छाया। फिर अगला नियम देखिए जो कि म संबंधी नियम है। पांचवा नियम, इसका क भाग है, पूर्व पद के अंतिम म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन, क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, आप जानते हैं, आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, पंचमाक्षर आप जान चुके हैं, क वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग और प वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवें अक्षर हैं ये, तथा अनुस्वार हो जाता है, तो वो पांचवा अक्षर हो जाएगा या अनुस्वार हो जाएगा। और मानक वर्तनी के अनुसार जब हम प्रयोग करेंगे तो पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का। तो इस प्रकार म के साथ यदि कोई स्पर्श व्यंजन है तो वो पंचमाक्षर या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, और मानक वर्तनी के अनुसार हम उसे अनुस्वार में परिवर्तित करके ही लिखेंगे। जैसे सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा चित संचित, सम जमा गीत संगीत, सम जमा तुष्ट संतुष्ट, सम जमा देश संदेश, सम जमा बंध संबंध, सम जमा चार संचार, सम जमा गति संगति, सम जमा जीवनी संजीवनी, सम जमा घर्षण संघर्षण, सम जमा न्यास संन्यास, सम जमा भव संभव, सम जमा जय संजय, सम जमा घटन संघटन, सम जमा तोष संतोष, सम जमा पूर्ण संपूर्ण, सम जमा भाग संभाग, अहम जमा कार अहंकार। इस प्रकार आपने देखा कि म के स्थान पर जब स्पर्श व्यंजन बाद में आ रहे हैं तो वो म किस में परिवर्तित हो गया? अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है। म संबंधी नियम का दूसरा ख भाग देखिए। म का मेल यदि म से होता है, अर्थात एक स्वर रहित म है जिसके साथ हल चिन्ह लगा है, यदि इसका मेल म के साथ हो रहा है जो स्वर सहित है, तो म का म इस प्रकार लिखा जाएगा, अर्थात द्वित्व हो जाता है। द्वित्व व्यंजन आप जानते हैं, जब एक व्यंजन, एक समान व्यंजन दो बार प्रयुक्त हो, परंतु उसमें क्या पहचान है? एक बार जब प्रयुक्त हो रहा है तो वो स्वर रहित है, और दूसरी बार जब प्रयुक्त हो रहा है तो वो स्वर सहित है। यहाँ पर आप देखेंगे म जब हम इस प्रकार लिखेंगे तो एक बार म ये जो है ये स्वर रहित म है, इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ, और दूसरी बार अ जुड़ा हुआ है। उदाहरण देखते हैं। सम जमा मोहन सम्मोहन, सम जमा मुख सम्मुख, सम जमा मति सम्मति, सम जमा मिलित सम्मिलित, सम जमा मान सम्मान, सम जमा मिश्रण सम्मिश्रण। फिर इसका ग भाग देखिए। सम उपसर्ग से परे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन क्या है? य र ल व श स ह, ये रहने पर म का अनुस्वार ही होगा। जैसे सम जमा सार संसार, सम जमा योग संयोग, सम जमा रक्षक संरक्षक, सम जमा वरण संवरण, सम जमा शोधन संशोधन, सम जमा रक्षक संरक्षक, सम जमा युक्त संयुक्त, सम जमा रक्षा संरक्षा, सम जमा यम संयम, सम जमा स्मरण संस्मरण, सम जमा लाप संलाप,
सम जमा लग्न संलग्न, सम जमा वत संवत, सम जमा विधान संविधान, सम जमा रचना संरचना, सम जमा वाद संवाद, सम जमा वहन संवहन, सम जमा शय संशय। इस प्रकार आपने जाना म संबंधी पांचवा नियम, जो कि किसको दर्शाता है? म संबंधी पांचवें नियम में म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन है तो उसके स्थान पर पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे या अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, और मानक वर्तनी के अनुसार हम उसे अनुस्वार के रूप में ही लिखेंगे। फिर इसका ख भाग में था म के बाद, म हलचिन के साथ है, इसके बाद यदि म आए, पूरा म आ रहा है, स्वर सहित म आ रहा है, तो वो द्वित्व व्यंजन बन जाएगा, अर्थात म आधा और फिर एक पूरा म, यानी स्वर रहित म और स्वर सहित म, इस प्रकार लिखा जाएगा द्वित्व व्यंजन के रूप में। और म का तीसरा नियम था म के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन है तो वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि म संबंधी भी तीन नियम है। एक में म के बाद स्पर्श व्यंजन हो तो वो अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होगा, दूसरे में म के बाद यदि म है तो वो द्वित्व व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होगा, और म के बाद यदि ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन है तो वो अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होगा। आइए अब हम देखते हैं छठा नियम व्यंजन संधि का, जो है स का श में परिवर्तन। जब स से पहले अ या आ से भिन्न कोई अन्य स्वर होता है तो स का परिवर्तन श में हो जाता है। अर्थात यदि अ आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद स आए, कोई अन्य स्वर आ रहा है, अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर क्या है? ई उ ए ओ कोई भी स्वर यदि आता है तो संधि होने पर स का श हो जाता है, स का श हो जाएगा। जैसे वी जमा सम तो बन गया विषम, यहाँ स का परिवर्तन हुआ है, स के स्थान पर श का प्रयोग हुआ है, स का श में परिवर्तन हो गया। फिर है अभी जमा सिक्त तो स के स्थान पर श का प्रयोग हो गया अभिषिक्त। नी जमा सेध निषेध, अनु जमा संगी अनुषंगी, अभी जमा सेक अभिषेक, सु जमा सुप्ति सुषुप्ति, नी जमा सिद्ध निषिद्ध, सु जमा सुदित सुशुदित। अपवाद की स्थिति में कुछ शब्द आ जाते हैं इस नियम के अनुसार, जिसमें है अनुजमा स्वार। देखिए अनुजमा स्वार में अनुस्वार नहीं हुआ, इसलिए इसे अपवाद कहा गया। अनुजमा स्वार अनुस्वार ही रहेगा। इसी प्रकार अनुजमा सरण अनुसरण ही है, अनुसरण नहीं हुआ। और फिर है वी जमा स्मरण विस्मरण ही रहा, इसमें भी स के स्थान पर हमने श का प्रयोग नहीं किया। अगला है न का ण में परिवर्तन। सातवां नियम है जिसमें है न का ण में परिवर्तन होना। जब री र श का न से मेल होता है, जब री र या श का न से मेल हो रहा है तो न का ण हो जाता है। जैसे री जमा न तो बन जाएगा ऋण, क्योंकि यहाँ री का किसके साथ मेल हुआ है? न के साथ मेल होने पर वो न में परिवर्तन हो जाएगा, न का ण हो जाएगा। इसी प्रकार मर जमा न मरण, भर जमा न भरण, त्रिश जमा ना तृष्णा, चर जमा न चरण, भूष जमा न भूषण, हर जमा न हरण, कृष जमा न कृष्ण, पूर जमा न पूर्ण, प्र जमा नाम प्रणाम, विष जमा नु विष्णु। इसका दूसरा भाग देखिए, री र श का न से मेल हो, यदि री र श का न से मेल ऊपर वाले में दर्शाया गया है, परंतु इसके बीच में यदि च वर्ग ट वर्ग त वर्ग का कोई व्यंजन या श स आ जाए तो न नहीं बदलता, न उसी रूप में रहेगा, न ण में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे शब्द दिए गए हैं दुर्जन, दर्शन, अर्जुन, पर्यटन, रत्न, प्रार्थना, इनमें न ण में परिवर्तित नहीं हुआ। किस प्रकार से देखते हैं? दुर्जन, यहाँ दुर र तो आ रहा है, दुर जमा जन, र का न के साथ मेल भी हो रहा है, परंतु उसके बीच में व्यवधान के रूप में ज आ गया है। इस कारण से नियम देखिए, री र श का न से मेल हो परंतु बीच में
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या श स आ जाएं तो न ण में परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए दुर्जन लिखने पर, दुर जमा जन करने पर र का मेल हो रहा है, परंतु उसके न से पहले उसके बीच में आ गया ज, जिसके कारण न ण में परिवर्तित नहीं हुआ और शब्द बना दुर्जन। तो आपने जाना व्यंजन संबंधी के कौन से नियम हैं, एक बार हम फिर से दोहराते हैं। एक तालिका के रूप में इस ढंग से आप बनाएंगे तो आपके लिए स्पष्टीकरण आसान रहेगा और आपको ये नियम याद भी रहेंगे। देखते हैं, पहला नियम जब हमने पढ़ा था, पहले वर्ण का तीसरे चौथे वर्ण में के साथ मेल होने पर या किसी स्वर या य र ल व ह के साथ मेल होने पर क जो पहला वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात 1 का 3 हो जाता है। इस ढंग से आप याद करेंगे, 1 का 3 हो गया अर्थात पहला वर्ण जो था वो तीसरा बदल गया, उसके बदले तीसरा लिखा जाएगा। जैसे क के बदले ग, च के बदले ज, ट के बदले ड, त के बदले द और प के बदले ब। दूसरा नियम था हमारा, पहला वर्ण यदि पहले वर्ण के बाद न या म आ रहा है तो वो पहले वर्ण का पांचवा हो जाएगा। पहला वर्ण क्या था, क च ट त प। इस क च ट त प के बदले इसी वर्ग का पांचवा अक्षर परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क के स्थान पर आ जाएगा ङ, च के स्थान पर य, ट के स्थान पर ड़, त के स्थान पर न, प के स्थान पर म का परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा नियम था त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में त के साथ यदि च छ का मेल हो रहा है, त के बाद यदि च आ रहा है या छ आ रहा है तो वो च में परिवर्तन हो जाएगा। त के बाद ज या झ आएगा तो ज में हो जाएगा। त के बाद ट या ठ आएगा तो ट में परिवर्तन हो जाएगा। और त के बाद ड ढ आएगा तो ड में परिवर्तन हो जाएगा। और त के बाद ल का प्रयोग होगा तो वो ल में परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार त के साथ श आने पर त च में परिवर्तित होगा और श छ में परिवर्तित होगा। फिर है तीसरा भाग इसका, त के साथ ह आने पर त द में परिवर्तित होगा और ह ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा नियम। फिर है चौथा नियम जो था छ संबंधी, जिसमें स्वर के बाद यदि छ आ रहा है तो स्वर छ से पहले च जुड़ जाएगा। इस प्रकार आधा च यानी स्वर रहित च और छ प्रयोग होगा। पांचवा नियम है म संबंधी नियम, जिसमें म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि क से म तक के व्यंजन प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उस म के स्थान पर पंचमाक्षर प्रयुक्त होगा। परंतु मानक वर्तनी के अनुसार हम पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो इस आधार पर हम अनुस्वार उसके स्थान पर लिखेंगे। म का दूसरा नियम था कि म के बाद यदि म आ रहा है, एक स्वर रहित म के साथ एक अरहित म के साथ यदि म आ रहा है, बाद में भी मेल हो रहा है, तो वो द्वित्व व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होगा। और इस प्रकार म अरहित म और दूसरा असहित म इस ढंग से प्रयुक्त होंगे। तीसरा नियम था म का ही, म के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आते हैं, यहाँ पर अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो उस म के स्थान पर अनुस्वार के लिखा जाएगा, अनुस्वार लगेगा। फिर था छठा नियम, जिसमें आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर प्रयुक्त हो रहा है, स से पहले यदि आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर प्रयुक्त हो रहा है तो स का श में परिवर्तन हो जाएगा। और सातवां नियम क्या था, री र श के बाद यदि न का प्रयोग हो रहा है तो वो न में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु री र श के साथ जब न का प्रयोग हो रहा है परंतु उससे पहले यहाँ कोई अन्य व्यंजन प्रयुक्त हो रहा है तो वो न के रूप में ही रहेगा, न के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। इस प्रकार आपने जाना व्यंजन संधि के क्या नियम हैं।